तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं अमित अमरीश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और हम लोग हायर सिविल सर्विसेज और यानी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोगों की संस्था कार्य करती है, खास करके ये जनरल स्टडीज के क्षेत्र में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और एक पूरी की पूरी ये सीरीज ही इसके ऊपर, यानी कि बहुत सारे ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज इसके अंदर एक सीरीज के रूप में हम लोग ये सेशन को ये कर रहे हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स के बारे में डिस्कशन हो चुके हैं और जो डिस्कशन हम लोगों के आगे था, यानी कि लास्ट वीडियो में आप ये नंबरिंग को देख लेंगे। और ये लास्ट वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिस फीचर के बारे में डिस्कशन हो रहा था उसकी हेडिंग यही थी कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। और इससे ये पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इन चीजों को देखा था कि यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि जो एकात्मक सरकारें होती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, उनकी विशेषताएं कैसी होती हैं। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने इस भी चीज को देखा था कि जहां पे जिस कंट्री में फेडरल सिस्टम होता है, यानी कि सरकार की संघीय व्यवस्था होती है, उसमें उसके क्या क्या ये प्रमुख ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स है। और उन दोनों चीजों को देखने के पश्चात हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर शासन और प्रशासन की जिस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था मौजूद है उसको ये ध्यान में रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन का जैसा स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी ये भावना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेफली इस चीज को ये कहा जा सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये भारतवर्ष में एक संघीय व्यवस्था के स्थापना की वो व्यवस्था करता है, वो प्रावधान करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान के अंदर ऐसे भी बहुत सारे ये फीचर्स हैं जो कि फीचर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट को वो ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, वो ज्यादा ये पावरफुल बनाते हैं, जिसके के कारण एक प्रकार का यूनिटरी बायस भी, मतलब एक प्रकार की जो एकात्मकता वाला जो यानी कि आपका ये गुण होता है सरकारों में, वो गुण भी हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी देश में अगर फेडरल सिस्टम है वहां पे ये गवर्नेंस की, और जिसका कि क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताओं में ये क्या था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट्स होती है, यानी कि ये 2 लेवल पे ये सरकारें ये कार्य करती है, सेंटर के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में, भारतवर्ष में भी ये मौजूद है। यानी जो ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी ये 2 स्तरों पे ये कार्य करती है। शासन और प्रशासन का जो स्तर है हमारे देश में, ये 2 लेवल पे ये कार्य करता है। आपने इन चीजों को देखा होगा, आप इस चीज को जानते भी होंगे कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो है वो यूनियन लेवल पे भी मौजूद है, जिसको कि यूनियन पार्लियामेंट बोलते हैं, हमारे देश की संसद। और विधायिका जो है वो स्टेट के भी लेवल पे मौजूद है।
जिसको कि राज्यों की विधानसभा हम लोग बोलते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। और फिर हम लोग इस चीज को जानते हैं कि यूनियन लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी एक कार्यपालिका है, यानी एग्जीक्यूटिव है, जिसको कि आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या हम लोग ये सेंट्रल ये गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये राज्य के भी स्तर पे कार्यपालिका कार्य करती है, जिसको कि स्टेट के लेवल का एग्जीक्यूटिव या स्टेट या गवर्नमेंट बोलते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका को देखिए, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है ये दोनों ही स्तरों पे कार्य कर रहा है, सेंटर के भी लेवल पे और स्टेट के भी लेवल पे। और शक्तियों का विभाजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ये द्वारा ही संघ को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्तियां प्रदान की गई हैं। यूनियन लिस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, और ये राज्य के स्तर पे जो राज्य सरकार है या जो राज्य की विधायिका है और जो राज्य की कार्यपालिका है, उसको भिन्न भिन्न ये सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर उसको आधिकारिकता प्रदान की गई है। ये फेडरल सिस्टम का एक वह गुण है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी इस प्रकार के ये सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस में सेंटर और स्टेट के बीच जो सरकारें होती हैं, जो दो स्तर की जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों के मध्य में पावर का डिवीजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। और शक्तियों का बंटवारा ये आपको ये कौन करता है? तो संविधान ही करता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। तो हमारे भी देश में ये चीज मौजूद है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची में 7th ये शेड्यूल में केंद्र और ये राज्य के बीच जो शक्तियों का ये बंटवारा है उसके बारे में ये प्रावधान ये मौजूद है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की कैटेगरीज में भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है, और जिसपे कि लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही राज्य सरकार का या राज्य की विधायिका का या केंद्र सरकार का या केंद्र की विधायिका का जो ज्यूरिडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उसको ये बांटा गया है। तो ये भी फीचर हमारे अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर कहीं पे भी फेडरल सिस्टम होता है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी लिखित संविधान होता है। हमारे भी देश में लिखित ये संविधान मौजूद है, और जो लिखित संविधान होता है वो उस कंट्री का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कि उस देश का सर्वोच्च ये कानून होता है। तो ये चीज हमारे भी देश के अंदर मौजूद है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जितने भी शासन और प्रशासन के कार्य हमारे देश के अंदर ये किए जा रहे हैं वो सारे कार्य संविधान सम्मत ही होने चाहिए, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी उसको बोलते हैं कि ओवर्टली या कॉवर्टली संविधान के किसी प्रावधान का वो उल्लंघन वो ना करते हैं। अब कोई भी शासन या प्रशासन के कार्य हो रहा है हमारे देश के अंदर, वो चाहे राज्य के स्तर पे हो रहा है या केंद्र के स्तर पे हो रहा है या स्थानीय स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं, वो सारे कार्य जो है वो संविधान सम्मत होने चाहिए। दैट मीन्स ऑल एक्शंस ऑफ द स्टेट मस्ट बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
किसी भी प्रकार से और किसी भी रूप में भारतीय संविधान की अवहेलना नहीं की जा सकती है भारतवर्ष में स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, या कोई भी अन्य दूसरी संस्था, चूंकि स्टेट फंक्शन को वो एक्सरसाइज कर रही है। कोई भी संस्था हो वो संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती है। तो अगर संविधान सम्मत कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन चीजों को देखने के लिए जो फेडरल सिस्टम होता है वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग जिसे बोलते हैं। बात भी सही है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि हम लोग शासन की ऐसी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं जिसमें कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देन देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन टू सी और टू ओवरसी द थिंग्स। कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ये जरूर होना चाहिए जो कि इस चीज को ये देखे या इस चीज को सुनिश्चित करे कि संविधान सम्मत कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देश के अंदर, स्टेट के भिन्न भिन्न एजेंसियों के द्वारा। तो उसके लिए जो संस्था होती है उसे ये न्यायपालिका बोलते हैं, जुडिशरी होती है। और जुडिशरी जो है इस प्रकार की व्यवस्था में वो निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि इम्पार्शियल होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी जुडिशरी या किसी भी फेडरल सिस्टम के अंदर जो जुडिशरी काम कर रही है, न्यायपालिका काम कर रही है, वो जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होगी तब तक कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है, संविधान की जो ये सर्वोच्चता है, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है उस कंट्री में। क्योंकि तब फिर विभिन्न संस्थाएं जो है ये देश के अंदर वो मनमानी करने लगेगी, और जिस संस्था को जैसे मन में आएगा वैसे कार्य करने लगेगी। और एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव की रियल पावर को जो एक्सरसाइज करती है वो जनता के बीच में, वो अनब्रिडल्ड हो जाएगी, अनचेक्ड हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और वैसी स्थिति में ये डेस्पोटिज्म आ जाएगा, यानी कि निरंकुशवाद, निरंकुश तंत्र वहां पे ये डेवलप होने लगेगा। अनअकाउंटेबल पावर का या अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है वो स्टेट की एजेंसियां ये करने लगेंगी। तो वैसी स्थिति में ये आवश्यक है कि यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाए रखना, स्वतंत्र बनाए रखना और निष्पक्ष बनाए रखना। क्योंकि आप देखते हैं ना कि हाथी होता है तो हाथी को जो लोग लेकर के जाते हैं, जो महावत होते हैं, तो हाथी ये क्या है, बड़ा ही ये मजबूत प्राणी है, पावर है उसके पास। अब मान लीजिए कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, वो मतांध हो जाए और अनकंट्रोल्ड मैनर में वाइल्डली अगर वो ये बिहेव करने लगे तो फिर वो तबाही ला देगा, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, बहुत सारे नुकसान को वो कर देगा हाथी। तो एक तो होता है उसका महावत होता है। कभी कभी आप लोगों ने भी ये वीडियोस में देखा होगा कि हाथी जब ये सनक जाता है, पगला जाता है, तो अपने महावत को भी ये पटक करके वो मार देता है या उसको भी नुकसान पहुंचाता है। अब ये कहावत है, अब एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है हमने कभी ये देखा नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है कि हाथी जब ये चलते हैं तो ये पीछे से ऊंट भी रहता है, उसमें ऊंट को देख करके वो ये कंट्रोल में रहता है
यानी कि वो अपने अपने बिहेवियर को वो कंट्रोल में रखता है, क्योंकि हाथी को ऐसा लगता है कि ऊंट जो है वो उससे ज्यादा ये बलवान प्राणी है या बलिष्ठ प्राणी है, और अगर मैं कुछ इधर उधर ये करूंगा तो फिर वो हमको भी नुकसान ये पहुंचा सकता है। वो डरता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं से। तो ये जो ये डर है, ये डर आवश्यक होता है किसी भी क्षेत्र में। एक थोड़ा सा जो ये डर है, ये डर का होना ये जरूरी है। और खास करके शासन प्रशासन की जो व्यवस्था होती है, तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों के अंदर भी थोड़ा ये डर का होना ये जरूरी है। मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार को हाथी, अगर ये खुला छोड़ दीजिएगा उसको, तो गवर्नमेंट जो होती है, कहीं की भी सरकार हो, क्योंकि जिसके पास ये पावर होता है, ये कहा भी गया है लॉर्ड एक्टन ने, जो कि ये बहुत बड़े ये ज्यूरिस्ट हुए हैं ये ब्रिटेन के, उन्होंने इस चीज को बोला था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर का ये नेचर ही होता है कि ये व्यक्ति को या सिस्टम को ये करप्ट बनाता है। और अगर किसी को एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, 100% अगर ये पावर दे दिया जाए, अनचेक्ड अगर ऑथोरिटी दे दिया जाए या पावर दे दिया जाए, तो वो उसको पूरी तरीके से एब्सोल्युटली वो ये करप्ट वो बना देता है, यानी कि ये पावर का दुरुपयोग होने लगता है। ठीक वही चीज है, सरकारें जो होती हैं वो समझो कि आप हाथी होती है, और ये कैसी हाथी है कि जिनको आप जितना ज्यादा ये खुला छोड़ दोगे, जितना ज्यादा अगर उनको अपनी ये मनमानी के ऊपर आप ये छोड़ दोगे, तो वो एक ऐसा हाथी हो जाएगा एक टाइम के बाद, जो कि ये पगला जाएगा। हाथी हाथी भी होता है ना, लोग बोलते हैं कि खूब लड्डू खा लिया, ये नशा आ गया उसके अंदर, और उस ये नशे के कारण हाथी जो है ये पागल हो गया। ठीक वही बात है, सरकारें जो होती हैं उनको जो एग्जीक्यूटिव ये पावर मिला रहता है, जो सरकार की या कार्यपालिका की जो शक्ति मिले रहती है ये सरकारों की, उसके ये मध्य में आकर के, उसके ये प्रभाव में आकर के, उसके नशे में आकर के जो सरकारें होती हैं, ये सरकारें ये पगला जाती हैं, डेस्पोटिक, और इसी को बोला जाता है डेस्पोटिज्म हो गया, यानी कि निरंकुश हो जाती है। और जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तो इसमें अंतिम रूप से जो नुकसान है, वो नुकसान वहां के देश के सामान्य लोगों को ही उठाना पड़ता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपके नागरिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा, आपका इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, हर एक तरीके से आपको एक जानवर की भांति ये ट्रीट किया जाएगा, और आपकी अपनी जो स्वतंत्रता है, आपका अपना जो इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस आपका ये खतरे में पड़ जाएगा। तो सरकारें, गवर्नमेंट जो है, ये अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इसके लिए जो फेडरल सिस्टम होता है, यानी कि सरकारें जो है वो संवैधानिक रूप से काम करें, डेस्पोटिक मैनर में ना काम करें, ऑटोक्रेट के रूप में ये सरकारें काम ना करें, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, यानी सरकारें जो है वो संविधान सम्मत, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल काम करें, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो वहां की जुडिशरी होती है, जो वहां की न्यायपालिका होती है, उसका स्वतंत्र रहना और निष्पक्ष रहना काफी ही ये जरूरी है। और किसी भी ये डेमोक्रेटिक ये कंट्री में, खास करके वो देश जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये डेमोक्रेसी है, संवैधानिक ये प्रजातंत्र वाला सिस्टम जहां पे मौजूद है, वहां पे जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रहना बहुत ही जरूरी है। हमारे भी देश के अंदर ये व्यवस्था रखी गई, हमारी भी जो जुडिशरी है
वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, या बहुत सारे ये सर्किल में जो लोग हैं, पावर सर्किल में जो लोग हैं, वो सवाल उठा रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये कॉलेजियल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम जिसे बोलते हैं, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेक्चर ही जाएगा, आपको हम समझा देंगे। सामान्य रूप से ऐसा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में यानी भारतवर्ष का ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन होगा, इसका अंतिम रूप से जो निर्धारण है ये सुप्रीम कोर्ट ये खुद करती है। और कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे वो जिस नाम को रिकमेंड करती है एग्जीक्यूटिव के पास यानी कि सरकार के पास, उस नाम को एक्सेप्ट करना होता है सरकार को। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में कौन से ये जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन होगा, या उनके जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ये सर्विस की, अगर इसका निर्धारण करने का अगर पूरा पावर अगर आप एग्जीक्यूटिव को दे दीजिएगा तो फिर तो ये खेल हो जाएगा। तो मालूम चला कि जो जुडिशरी है वो जुडिशरी भी वो एग्जीक्यूटिव के ये प्रभाव में आ जाएगी, और जो उसकी निष्पक्षता है और जो उसकी स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो भारतवर्ष का जो जुडिशियल सिस्टम है जिसके की हेड पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि हमारी व्यवस्था में जुडिशरी का निष्पक्ष होना और स्वतंत्र होना ये कितना आवश्यक है। खैर, चर्चा करने को तो ये बहुत कुछ है, फिर आगे जैसे जैसे लेक्चर से प्रोसीड करेंगे, I will give you more detailed informations and knowledge about all these things in the due course of time. तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट ये जुडिशरी भी है, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, हमारे यहाँ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक निश्चित स्तर की रिजिडिटी भी है। हालांकि जिस प्रकार से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिडिटी का यानी कि कठोरता का जो स्तर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उतनी रिजिडिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों के ऊपर एक सर्टेन लेवल के ऊपर रिजिडिटी को यह बनाया गया है। और फिर उसके बाद से हमारे यहाँ हमारे देश में बाइकैमरलिज्म भी है। बाइकैमरलिज्म का मतलब हुआ कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है उसमें ये 2 सदन है यूनियन लेवल पे। आप लोग जानते हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। 2 सदन, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था है हमारे लेजिस्लेचर में। लोकसभा जो है आप लोग जानते होंगे, ये भारतवर्ष के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखिएगा कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन जो है वो देश की सामान्य जनता, हमारे देश के जो एलिजिबल ये वोटर्स हैं, वो एलिजिबल यानी ये सब वोटर्स अपने अपने क्षेत्रों में जो भी उनका ये लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, जो भी जिस भी ये लोकसभा क्षेत्र में वो पढ़ते हैं, वहां से वो अपने ये प्रतिनिधि को चुनते हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनके मेंबर्स का, यानी कि सामान्य जनता डायरेक्टली ये पार्टिसिपेट करती है आपको लोकसभा के मेंबर्स को ये चुनने के लिए। और लोकसभा जो है वो भारत देश की जो सामान्य जनता है, वो सामान्य जनता के विल को, उसकी इच्छा को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। और एक दूसरा भी सदन है राज्यसभा।
हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। हम आप जाकर के राज्यसभा के ये मेंबर्स के इलेक्शन के लिए हम लोग जाकर के वोट थोड़ी ही देते, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये बाद में हम समझाएंगे कि उनका इलेक्शन होता कैसे है। सामान्य तौर पे आप समझिए कि जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा भारतवर्ष के अंदर जो भिन्न भिन्न राज्य हैं उन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि राज्यों के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करती है यूनियन लेवल पे। तो फेडरल सिस्टम का ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये बाइकैमरलिज्म। तो क्लासिकली देखा जाए तो एक फेडरल सिस्टम के अंदर जितने भी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लगभग वो सारी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी हद तक, यानी कि लेवल का अंतर हो सकता है, डिग्री का अंतर हो सकता है, वो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी हद तक वो हमारे देश के भी अंदर वो सब सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स जो है वो इसेंशियली ये पाए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉन फेडरल कैरेक्टर के हैं या यूनिटरी कैरेक्टर के हैं, यानी कि वो सब सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि यूनिटरी फॉर्म जो होता है गवर्नमेंट का उसको वो बढ़ावा देने वाले होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वेरी क्लास एट दिस वेरी पॉइंट, और मैं यहीं पे, चूंकि ये समय कुछ ज्यादा हो चला है, मैं यहीं पे ये समाप्त करता हूं। और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से ऐसे ये फीचर्स हैं जिनका कि यूनिटरी नेचर है, मतलब जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जाकर के वो सब सारे फीचर्स मौजूद हैं, यानी भारतवर्ष के अंदर सेंट्रलाइजिंग ये टेंडेंसी को ये बढ़ावा देने वाले वो सब सारे फीचर्स हैं। होपफुली जो आगे का क्लास होगा दैट इज ये गोइंग टू बी ये मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रेजेंट वन। स्टे ट्यून्ड विथ अस। आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे, और अब तो ये नया साल भी आने वाला है, तो बात वही है, दिन तो वही है, दिन वही है, सूरज वही है, हमारे ये श्वासें भी वही हैं, सब कुछ वही है। जो चीज ये बदल रहा है वो क्या बदल रहा है? समय नहीं बदलता है, हम लोग बदल रहे हैं। तो इस ये बदलाव की स्थिति में अपने आप को समय के साथ ट्यून्ड रखना, समय के साथ ये सामंजस्य बैठा करके अपने ये जीवन को जीना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और समय के साथ सामंजस्य बैठा करके अगर जीवन जीने की जो ये कला है, वो कला अगर हम लोग अपने जीवन में सीख जाए तो हमारे लिए हर एक दिन, हर एक पल हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है, और ये संभावना मौजूद है। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को हम ये ख़त्म कर रहे हैं। आपने ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका ये धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।